हेलो ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। अगर सुबह में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, लेकिन पढ़ के सोना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो टॉपिक के ऊपर। तो ये प्लांट एक डिजीज है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। डिजीज का नाम है अर्ली ब्लाइट। ये जनरली क्या होता है कि सोलानेसिए फैमिली में जितने भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया या फिर टोमेटो या फिर एग प्लांट जो ब्रिंजल वगैरह होते हैं, ये इन प्लांट्स को अफेक्ट करता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमको क्लियर रखना चाहिए कि ये जो अर्ली ब्लाइट डिजीज होता है, इसी के जैसा और एक डिजीज भी है जिसको हम लेट ब्लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अर्ली ब्लाइट जो डिजीज है, ये अल्टरनेरिया सोलानी नाम का जो फंगस के द्वारा होता है। और ये जो लेट ब्लाइट डिजीज है, ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस नाम का एक सूडोफोंगाई, इसको बोला जाता है सूडोफोंगाई के बाद द्वारा होता है। इसको सूडोफोंगाई या फिर इसको वाटर मोल्ड बोला जाता है, ठीक है। वाटर मोल्ड, MOLD, ठीक है। जो भी हो, ये तो हमारा आज का टॉपिक नहीं है लेट ब्लाइट। आज हमारा टॉपिक है अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा जो डिजीज होता है अर्ली ब्लाइट, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये एक तो क्लियर रहना चाहिए कि सोलानेसिए फैमिली में जनरली अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट नाम से दो ठो डिजीज होता है। और हमारा आज का टॉपिक है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के ऊपर, कैसे ये पोटैटो प्लांट को अफेक्ट करता है। तो देखते हैं कि ये जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ये इसका अगर हम इटियोलॉजी का बात करेंगे, इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इटियोलॉजी का मतलब होता है कि उसका पॉजिटिव एजेंट, ETILOGY, ठीक है। अगर हम इटियोलॉजी का बात करते हैं तो दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ए फंगस। एक फंगस के द्वारा ये डिजीज होता है, जिस फंगस का नाम है अल्टरनेरिया सोलानी, ठीक है। अगर हम कोई डिजीज का पॉजिटिव एजेंट का बात कर रहे हैं, तो इस पॉजिटिव एजेंट ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कौन है? अल्टरनेरिया सोलानी। ये एक फंगस जो इस डिजीज क्रिएट करता है प्लांट में, ठीक है। तो आज हम ये जो अर्ली ब्लाइट पढ़ रही है, कौन से प्लांट में पढ़ रहे हैं? जनरली पोटैटो के ऊपर हम पढ़ रहे हैं। ये जनरली क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से हम डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट इसका इंट्रोडक्शन में आता है कि दिस डिजीज ऑल्सो अफेक्ट अदर स्पीसीज ऑफ सोलानेसिए फैमिली। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अदर स्पीसीज को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि टोमेटो हो गया या फिर एग प्लांट्स जिसको हम ब्रिंजल वगैरह कहते हैं, अंडा प्लांट मत समझना, ठीक है। तो ये सब प्लांट्स में भी ये जनरली इसको अफेक्ट करता है। फिर देखते हैं इसका सिम्टम्स। नेक्स्ट आता है इसका सिम्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा पूछेगा, डिस्क्राइब द पॉजिटिव एजेंट, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स, व्हाट आर इट्स कंट्रोल मेथड्स, एंड डिस्क्राइब अबाउट इट्स इटियोलॉजी। तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आए तो सभी के बारे में पूछता है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि सिम्टम्स हो गया या फिर कुछ भी कंट्रोल मेथड हो गया, ऐसे सब शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो नेक्स्ट हम आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे सिम्टम्स के ऊपर। तो फर्स्ट सिम्टम्स हम देखते हैं क्या लिखा है कि डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट अपीयर्स ऑन लीफ। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि लीफ के ऊपर डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर का स्पॉट अपीयर करता है, जो कि किस टाइप का होता है? या तो एंगुलर होता है, नहीं तो सर्कुलर होता है। सर्कुलर टू एंगुलर इन शेप विद 3 to 4 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर जनरली ज्यादा बड़ा नहीं, 3 to 4 मिलीमीटर का डायग्राम का रहता है। इसका अगर हम डायग्राम देखेंगे तो ये देखिए, ये जो डायग्राम, एक लीफ का डायग्राम दिख रहा है, इस लीफ में ये जो ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स ये सब दिख रहे हैं, ये सब होते हैं एंगुलर। एंगुलर लीफ स्पॉट कहा गया। जैसे कि अभी हमने ये देखा, ये जैसे कि एंगुलर लीफ स्पॉट अभी हमने देखा, यहाँ पे हमने मार्क किया था एंगुलर इन शेप। तो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं, ये सब एंगुलर शेप में है। फिर अभी ये जो नेक्स्ट डायग्राम हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो सब डायग्राम में ये सब जो गोल गोल है, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग। CONCENTRIC, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। कॉन्सेंट्रिक रिंग मतलब जो सर्कल का सेंटर एक हो, लेकिन बहुत सारे एक ही रेडियस का, सॉरी एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, इसको कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कहते हैं। तो ये जो सब दिख रहे हैं, ये सब कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, एक ही जगह से बहुत सारे रिंग्स होकर स्ट्रक्चर निकले हैं। अगर इस टाइप का कहीं पे हम लीफ में देखते हैं, तो हमको ये किसका सिम्टम्स मालूम होना चाहिए? ये अर्ली ब्लाइट डिजीज का सिम्टम्स मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा था उसमें। तो पहला सिम्टम्स का पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को जाते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है येलोइश और ग्रीनिश येलोइश रिंग्स में ऑल्सो बॉर्डर द ग्रोइंग स्पॉट। यहाँ पे ये जो सब ग्रोइंग
बॉर्डर दिख रही है, जो सब ग्रोइंग स्पॉट दिख रही है, एक स्पॉट हो गया, ये एक स्पॉट हो गया, ये स्पॉट के चारों तरफ में ये जगह पे आप मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन टू ब्राउनिश ग्रीन येलोइश ग्रीन कलर का ये जो सब बॉर्डर दिख रहा है, ये स्पॉट को ऐसे येलो कलर का बॉर्डर इसको कवर करके रखा है। तो इसी से हम समझ जाएंगे कि ये किसका सिम्टम्स दिख रहा है, ये अर्ली ब्लाइट का सिम्टम्स दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये सिर्फ लीफ में इसका सिम्टम नहीं दिखता, स्टेम में भी इसका सिम्टम दिखाई देता है। ऑन स्टेम डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर स्पॉट्स ऑल्सो अपीयर। ऐसे तुम्हारा स्टेम में भी डार्क ब्राउन कलर से लेकर तुम्हारा ब्लैक कलर का स्पॉट भी ऐसे तुम्हारा अपीयर कर सकता है, जिसको हम अर्ली ब्लाइट का सिम्टम समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 4 का सिम्टम्स। देखिए, ये ट्यूबर में भी इसका सिम्टम्स डेवलप करता है। जैसे कि हमको पता है कि ये पोटैटो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, पोटैटो एक स्टेम का ही पार्ट है जिसको हम ट्यूबर बोले। ठीक है, तो ये पोटैटो में भी इसका सिम्टम्स डेवलप करता है, जैसे कि ऑन ट्यूबर डार्क संकेन कॉर्क लाइक स्पॉट विद रेज्ड मार्जिन अपीयर्स। ये कभी कभी पोटैटो में आप देखे होंगे, कुछ कुछ आलू को काटने से उसके अंदर ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। ब्लैक कलर पोटैटो को काटेंगे तो उसके वो अंदर काला काला स्पॉट दिखाई देगा। तो ये सब इंडिकेट करता है कि ये अर्ली ब्लाइट डिजीज से वो अफेक्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो स्पॉट दिखाई देते हैं, ये ट्यूबर में इसका सिम्टम बहुत ही कम दिखाई देता है, लेकिन ये जनरली किसको अफेक्ट करता है, ये लीफ को जनरली अफेक्ट करता है। ठीक है, ये जो फंगस होता है जनरली लीफ का ज्यादातर अफेक्ट करता है। तो आई होप कि ये सिम्टम्स आपको समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इसका डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल का मतलब हम क्या समझते हैं? डिजीज साइकिल का मतलब समझते हैं, ये जो डिजीज है ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर हो सकता है। मान लो एक क्रॉप फील्ड है, उस क्रॉप फील्ड में हम पहली बार एक बारी में पोटैटो का हम क्रॉप किए हैं, फसल किए हैं, और वो पोटैटो उगने के बाद हम नेक्स्ट जनरेशन का नेक्स्ट फिर से पोटैटो लगाएंगे। तो अगर उसका प्रीवियस जनरेशन फर्स्ट वाले जो हम किए हैं खेती बाड़ी किए हैं, उसमें अगर एक पोटैटो प्लांट या फिर कोई पोटैटो प्लांट अफेक्ट हुआ है और वही अल्टरनारिया सोलानी फंगाई उसी सॉइल में या फिर उसी जगह पे पड़ा हुआ है, उसका ड्राइड थिंग पड़ा हुआ है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के जो हम नए फसल उगा रहे हैं उसको भी वो अफेक्ट कर सकता है। तो ये कैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ट्रांसफर करता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन वो बनाता है, अपना नंबर कैसे इंक्रीज करता है, इसको हम ये डिजीज साइकिल में देखेंगे। तो लिखा गया है डिजीज साइकिल में, द डिजीज साइकिल ऑफ अर्ली ब्लाइट इज पॉलीसाइक्लिक। ये जो पॉलीसाइक्लिक का मतलब हम समझेंगे, पॉली का मतलब हमेशा होता है मोर देन वन, और साइक्लिक का रेफर्स क्या होता है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ये बना सकता है, कि अगर ये एक जनरेशन का प्लांट को अफेक्ट कर रहा है तो ये नेक्स्ट जनरेशन वाले प्लांट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसको बोला गया पॉलीसाइक्लिक। दैट मीन्स ऑल्सो लिखा गया इधर देखिए, इट हैज रिपीटेटिंग साइकिल्स ऑफ न्यू इन्फेक्शन। अगर एक बार इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका रिपीट करके वो साइकिल को इंक्रीज करा सकता है, बहुत बार ये एक ही जगह पे इन्फेक्शन करा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया ये डेथ हो गया उसका, उसका प्रॉपर डेथ के बाद अगर हम प्रॉपर उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, वहां से डिसइंफेक्टेंट नहीं कराएंगे, तो वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को भी इन्फेक्ट करा सकता है। तो ये कैसे करता है ये इन्फेक्शन, आइए देखते हैं। तो डिजीज साइकिल का स्टेजेस अभी हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट स्टेज क्या होता है देखिए, स्पोर्स फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन। जो पहली बार जो इन्फेक्शन हुआ था उसमें से नए बार हम जो फसल का खेती कर रहे हैं वहां भी इन्फेक्शन हो सकता है। लिखा गया है द फंगस कैन सर्वाइव बिटवीन क्रॉप्स इन द फील्ड एंड देयर स्पोर्स रिमेन इन सॉइल। वो जो फंगस अफेक्ट करता है उसका स्पोर क्या होता है, सॉइल में वैसे का पड़ा होके वहां पे रह जाता है, वो वहां से कहीं भी जाता नहीं है, क्योंकि बारिश होता है वहां से फिर सूखता है, तो वो स्पोर वहीं पे सर्वाइवल कंडीशन में, इन्फेक्टियस कंडीशन में जिंदा रहता है, वो वहीं से कहीं पे डेथ होके उसका मर के वो खत्म नहीं हो जाता। और वही ये जो प्रोसेस हमने देखा कि स्पोर्स फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन कैन अफेक्ट द न्यू जनरेशन, इसको ओवर विंटरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया, इसको आप नोट कर सकते हो कि इसको ओवर विंटरिंग कहा जाता है, OVER विंटरिंग, WINTERING, ओवर विंटरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्फेक्शन का सेकेंड स्टेज क्या आएगा, स्पोर्स ऑफ द फंगस इन्फेक्ट सस्पेक्टेबल लीव्स व्हेन दे केम इनटू कांटेक्ट विथ देम। जब ये स्पोर क्या होते हैं, पानी बारिश का पानी छिड़क के मिट्टी से पानी जाकर लीफ में गिरता है, या फिर कोई चलने के वक्त फार्मर्स चलने के बाद पैर लग जाता है तो कुछ होता है, तो स्पोर्स क्या होते हैं सॉइल से एक लीफ को चले जाते हैं।
केसाट लीफ दिखाया गया सस्पेक्टेबल लीफ। सस्पेक्टेबल लीफ मतलब क्या, जिस लीफ का स्टोमाटा ओपन रहता है। जनरली हमको पता है स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है। स्टोमाटा स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ में, जो कि डे टाइम में ओपन रहते हैं, और डे टाइम में ओपन रह के ट्रांसपिरेशन या फिर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो ये जो स्पोर, सॉरी, जो स्टोमाटा जो पोर होते हैं, ये छेद के थ्रू, ये फंगस का स्पोर क्या होता है, लीफ के अंदर एंट्री मार जाता है। अगर सस्पेक्टिव लीफ का और एक पॉइंट हम समझेंगे, अगर किसी लीफ में कोई इंजरी हुआ हो, किसी लीफ का कुछ जगह टूट गया हो या फिर किसी हिस्सा में कोई इंजरी हुआ हो, तो उस इंजरी के थ्रू भी ये सस्पेक्टेबल फंगस क्या होते हैं, उस लीफ के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है। देन लिखा गया है कि वार्म वेदर एंड वेट कंडीशंस सच एज ड्यू, ड्रेन और स्प्रिंकल इरिगेशन फेवर स्पोर जर्मिनेशन एंड इन्फेक्शन। ये जो स्पोर इन्फेक्शन या फिर जर्मिनेशन को कौन कौन सा फेवर करता है, बारिश हो गया या फिर ड्यू हो रहा है या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन हो रहा है, तो ये सब क्या होता है, पानी चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, एक जगह से नेक्स्ट जगह को ट्रांसफर होने के लिए। और यही काम कौन करता है, फेवरेबल कंडीशन कौन देता है, ये रेन हो गया या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया, ये सब इस टाइप का फेवरेबल कंडीशन स्पोर को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। जब ये एक लीफ के अंदर एंट्री मारता है, तो थोड़े ही दिन बाद, 2 से 3 दिन के बाद सिम्टम्स का अपीयर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस में कुछ सिम्टम्स हमने देखे थे, कि जैसे कि डार्क कलर का स्पॉट अपीयर करना, ब्राउन कलर का स्पॉट अपीयर करना, एंगुलर में हो या फिर कॉन्सेंट्रिक रिंग हो। फिर जब फाइनल कंडीशन में आता है, रिंग जब बढ़ता है तो उसके साइड में येलो, ग्रीनिश येलो कलर के स्पॉट अपीयर करते हैं। तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं, ये पहले लेजन अपीयर करते हैं, फिर स्पॉट अपीयर करते हैं, फिर 2 to 3 डेज ऑफ इन्फेक्शन के बाद ये अपीयर करते हैं। ये वाला होता है इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, जब हम एक बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर करेगा, और एंटर करने के जो टाइम पीरियड के बाद सिम्टम्स का अपीयरेंस होगा, वो टाइम पीरियड को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो डिजीज साइकिल हम अर्ली ब्लाइट का पढ़ रहे हैं, ये अर्ली ब्लाइट में इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 दिन का होता है। एक फंगस अल्टरनेरिया सोलानी एंट्री करने के 2 से 3 दिन के बाद सिम्टम्स का अपीयरेंस होता है। तो इसका मतलब ये जो 2 से 3 दिन रहा, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। जब सिम्टम्स का अपीयर होता है, तो सिम्टम्स अपीयर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कि वो लीफ के अंदर वो जो फंगस है वो ग्रो कर रहा है। तो ग्रो कर रहा है मतलब वो ग्रो करेगा तो उसका स्पोर प्रोडक्शन भी करेगा। स्पोर प्रोडक्शन करेगा तभी तो जाके वो अपना नंबर इंक्रीज करेगा या फिर रिप्रोडक्शन करेगा ना। तो ये जो स्पोर इंक्रीज कर रहा है, वो स्पोर इंक्रीज प्रोसेस को स्पोरुलेशन बोला जाता है, जो कि नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है। देखो लिखा है ड्यूरिंग वेट नाइट्स, जब रात को ड्यू गिरता है, ड्यूरिंग वेट नाइट्स कोनिडियोफोर्स आर प्रोड्यूस्ड। कोनिडियोफोर का मतलब हम समझते हैं। कोनिडियोफोर क्या होता है, हम अगर फंगस का स्ट्रक्चर का बात करेंगे, फंगस का जो माइसेलियम होता है, वहां से कुछ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और उस स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को कोनिडियोफोर्स कहा जाता है। उस कोनिडियोफोर में कोनिडियोस्पोर्स डेवलप करता है, या फिर उसको हम सिर्फ स्पोर्स भी कहते हैं, या फिर कोनिडिया भी कहते हैं। किसी अगर दूसरे दूसरे स्पेसिमेन में उसका अलग अलग नाम भी है। ठीक है। तो ये कोनिडियोफोर क्या होता है, कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। जो बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करता है उसको कोनिडियोफोर कहा जाता है। कोनिडियोफोर में स्पोर प्रोड्यूस होता है, उस स्पोर को कोनिडियोस्पोर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये फंगस का टॉपिक है। तो देखते हैं, जब वेट नाइट होता है तो कोनिडियोफोर प्रोड्यूस होता है, एंड देन फॉलोइंग डेज लाइट, जब दिन में फिर लाइट होता है और सूखा पड़ता है, ड्राइनेस आता है, तब उसमें स्पोर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये तो जनरली नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन है उसके लिए। जब स्पोर प्रोड्यूस होगा, फिर वो विंड हो या फिर इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन के वगैरह वक्त के हो, तो वो एक अफेक्टेड लीफ से एक हेल्दी लीफ को ट्रांसफर कर जाता है। ठीक। तो ये हो गया उसका डिजीज साइकिल। अभी ये एक डायग्राम के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला में ये वाला पॉइंट, माइसेलियम एंड कोनिडिया ओवर इन इंजे इन्फेक्टेड प्लांट। जो इन्फेक्टेड प्लांट था, उस नेक्स्ट जनरेशन मरने के बाद वो उसी सॉइल में ही रह जाता है। फिर वो वहां से कहाँ ट्रांसफर करता है, वो सेकंड में, जब कोलर रूट सीडलिंग, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करता है। फिर वो नेक्स्ट जनरेशन आके एक जो हेल्दी प्लांट होता है, उसी का क्यूटिकल हो गया या फिर स्टोमाटा हो गया, उसके थ्रू उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है। उसके अंदर वो ग्रो करने लगता है, कोनिडियोफोर ग्रो करता है, कोनिडियोफोर से कोनिडिया या फिर स्पोर ग्रो करते हैं। फिर वो इरिगेशन हो गया या फिर किसी फार्मर का बॉडी के थ्रू हो गया या फिर विंड के थ्रू हो गया, वो एक इन्फेक्टेड लीफ से एक हेल्दी लीफ को अफेक्ट करता है।
तो ये हो गया उसका डिजीज साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा मतलब इसको लिखना ही लिखना है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं उसका कंट्रोल मेथड, कंट्रोल कैसे करें, अगर डिजीज हो गया तो उसको कंट्रोल कैसे करें, या फिर क्या सब प्रिकॉशंस ले जैसे कि ताकि ये डिजीज ना हो। ठीक है, तो कंट्रोल मेथड में पहले देखते हैं, पहला हो गया फंगीसाइड्स, यूजिंग ऑफ फंगीसाइड्स। फंगीसाइड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा केमिकल जो फंगस को मार दे, क्योंकि अल्टरनारिया सोलानी एक फंगस है, तो हमको कुछ ऐसा केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे कि ये फंगस का डेथ हो जाए। तो कुल क्या क्या फंगीसाइड्स का सब एग्जांपल्स दिया गया है जो कि एर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैनकोजेब, क्लोरोथेनियोल, एजोजैक्सिट्रोबिन, ये सब कुछ कुछ फंगीसाइड्स होते हैं एग्जाम्पल। इसमें से आपको एक या दो का नाम पूरा 100% आपको लिखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो व्हिच फंगीसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आपको ये लिख कर दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक भी लिखो, वन, सिर्फ मैनकोजेब एक्सेट्रा लिख सकते हो, लेकिन एक तो फंगीसाइड का नाम लिखना है। तो यूजिंग ऑफ फंगीसाइड एक कंट्रोल मेथड गया। फिर नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हो गया, अगर एक फार्म में आप पोटैटो का प्लांट उगाए थे और उसके बाद फिर भी आप पोटैटो का ही प्लांट उगा रहे हैं, तो पोटैटो के बाद पोटैटो करेंगे तो वो अल्टरनेरिया सोलानी पोटैटो को अफेक्ट करता है, तो पोटैटो के बाद वो पोटैटो को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप पोटैटो के बाद उस जगह पे पोटैटो के बाद सोलानासेए को छोड़ के कुछ और प्लांट लगा रहे हो, जैसे कि आप राइस लगा लिए या फिर व्हीट लगा लिए या फिर कोई फ्लावरिंग प्लांट लगा लिए, तो वो क्या करता है, वो पोटैटो को अफेक्ट करेगा, वो दूसरे सोलानेसिया फैमिली वाले प्लांट को अफेक्ट करेगा, लेकिन दूसरे फैमिली के प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है। इसलिए आप अगर क्रॉप रोटेट करें, पोटैटो के बाद पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल ये सब ना लगा के कुछ दूसरा प्लांट स्पीसीज उस वक्त लगाएं, तो वो क्या होता है, वो स्पोर वहीं पे मर जाता है, दब जाता है, और वो उस जनरेशन को अफेक्ट नहीं करता। उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे कि हम राइस के बाद दाल लगा के क्रॉप रोटेशन करते हैं, पल्सेस का प्लांट लगाते हैं ताकि सॉइल का फर्टिलाइजेशन का पावर इंप्रूव हो, वैसे ही इस अल्टरनेरिया सोलानी फंगस को जमीन में दबाकर उसका इन्फेक्शन को मात्रा को कम करने के लिए हम पोटैटो के बाद पोटैटो ना लगा के कुछ और स्पीसीज का ग्रो वहां पे करें, तो इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को लिखा गया है, अवॉइड प्लांटिंग पोटैटोज इन द सेम एरिया फॉर लास्ट 2 years and consider planting of wheat, barley, etc. in between to reduce the number of survival spore। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम थर्ड में देख रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, ये प्रिकॉशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब क्या हो गया, कुछ प्लांट्स ऐसे भी डेवलप हो रहे हैं साइंस में जिसका कि क्या होता है, रेजिस्टेंस पावर है। अगर उसको ऊपर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का फंगस उसको अफेक्ट करता भी है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर है कि वो उस फंगस का स्पोर को ग्रो होने ना दे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स अगर हम जो मार्केट में मिलते हैं या फिर हॉर्टिकल्चर वाले प्रोवाइड करते हैं, उसको अगर हम ला के उसका कल्चर करें, उसको हम फार्मिंग करें, तो ये जो डिजीज होता है अल्टरनेरिया सोलानी का अफेक्ट होता है, ये घट जाता है, ये उसको रेजिस्ट कर लेता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर रहता है, उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं ये सब। ठीक है, तो उसके बारे में लिखा गया बाय यूजिंग डिजीज फ्री सीड्स, डिजीज फ्री सीड्स हो गया या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो गया, ये सब को अगर हम यूज करें, एंड बाय मेंटेनिंग प्लांट विगोर विथ प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। प्लांट विगोर का मतलब हम क्या समझते हैं, उस प्लांट को अगर हम सिर्फ लगा दिए और खेती में छोड़ के आ गए तो वो अपने आप तो ग्रो नहीं करेगा, उसको कीड़े खा जाएंगे, नहीं तो ऐसे फंगस लग जाएंगे, उसको हमको मेंटेन करना पड़ता है, उसको हम फर्टिलाइजर वगैरह दे के उसको हम जो खेती में फर्टिलाइजर्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसको हमको उसका प्रोटेक्शन के लिए उसका जो मेंटेनेंस चाहिए, वो मेंटेनेंस अगर हम नहीं लेंगे तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो हमको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन ऐड करके, नाइट्रोजन वगैरह ऐड करके उसको हमको मेंटेन रखना चाहिए, तो इसको बोला गया मेंटेनिंग द प्लांट विगोर, ताकि प्लांट अच्छे से बढ़े, ये हमको मेंटेन रखना है। फिर नेक्स्ट आता है सैनिटेशन। सैनिटेशन भी हम मेंटेन रखेंगे ताकि जो गंदा पानी हो गया, फिर बारिश के बाद पानी हो गया, उस खेत में जमा होके ना रहे, वो प्लांट अच्छे से वो प्लांट को पानी को सोखने के बाद वो प्लांट का पानी, जमीन का पानी वहां से चला जाए। ये सबको अगर हम कंपोस्ट दे रहे हैं, फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक जगह पे ना रहे, हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये सबको हमको मेंटेन रखना पड़ता है। तो प्रॉपर सैनिटेशन भी हमको फार्मिंग फील्ड में मेंटेन रखना पड़ता है बाय रिमूविंग और डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड प्लांट। जो प्लांट रेयर है, जो प्लांट इन्फेक्ट हो गया,
उसको हम डायरेक्ट वहां से जड़ से उखाड़ देना चाहिए। उखाड़ के उसको आइदर हमको जला देना चाहिए या फिर उस फार्म से बहुत दूर लेके उसको डिस्पोज करना चाहिए। अगर हम वहीं पास में करेंगे तो वो पानी, बारिश का पानी के थ्रू वो आ सकता है, फिर हवा के थ्रू वो स्पोर वहां से आ सकते हैं। इसलिए हमको प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करना चाहिए। गार्डन का डिब्रीज हो गया है, फिर जो तुम्हारा मैंने जो बोला कचरा हो गया, उसको उस जगह से उठा के पूरा दूर को फेंकना चाहिए। तो ये सब होता है कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किया है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में। उसका पहले हम उसका इटियोलॉजी, जो इसका फंगस के बारे में डिस्कशन किया, अल्टरनारिया सोलानी। उसके बाद हमने उसका कंट्रोल कंट्रोल मेथड आखिरी में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हमने उसका जो डिजीज साइकिल डिस्कशन किया। उससे पहले हमने उसका सिम्टम्स, ये सिम्टम्स हमने डिस्कशन किया। उसका हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया, फिर इटियोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया, सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन किया, डिजीज साइकिल डिस्कशन किया, कंट्रोल मेथड भी डिस्कशन किया। ये सभी को अगर हम मिला दे तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। ग्रेजुएशन वालों का लिए सेमिस्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये वाला। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है, नोट फॉर्म में भी मिल गया। ये वाला बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो रहा है, शायद 20 मिनट का वीडियो है। आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी बेनिफिट हो और हम भी बेनिफिट हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस बच्चे ही बेनिफिट हो, ऐसा बस बोला जाता है, तो हम भी बेनिफिट होते हैं। इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइक शेयर करो अच्छे से, अगर बेनिफिट आप पा रहे हो। ठीक, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।